घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एंटनी कमेटी की रिपोर्ट की। ए के एंटनी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, रक्षा मंत्री और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली। 268 सीटों पर लगभग उनकी जमानत जब्त हो गई थी। महज 28 सीट वहां पे कांग्रेस जीत पाई थी। और इसके बाद पंजाब में भी उनकी हार हुई थी। पंजाब के साथ साथ गोवा में उनकी सरकार चली गई। उत्तराखंड में वो किसी तरह से सरकार बना पाए और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद इस कमेटी शीला दीक्षित, सुशील कुमार शिंदे समेत 3 लोगों की कमेटी बनी थी जिसे ये बताना था कि हार के कारण क्या है, उसको रिव्यू करना था। और कांग्रेस अपने परंपरा मुताबिक, जो परंपरा हमेशा रही है कि गांधी परिवार और राहुल गांधी, इसको अलग रख के पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, उसी पैटर्न पे, उसी परंपरा पे वो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि हमारे एजेंडा में आज क्या क्या है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर एंटनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार, राहुल को क्लीन चिट। बाबा रामदेव ने भी की सांसदों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, लालू ने कहा मेंटल है बाबा। गुजरात में मोदी सुशासन की खुली पोल, महिला सांसद से पुलिस की बदसलूकी, संसद में हंगामा। और आपको हम दिखाते हैं लीपापोती की जो रिपोर्ट है कि एंटनी की, कि वो रिपोर्ट है क्या, वो भी आपको हम दिखाते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, गलत उम्मीदवारों का चयन, पार्टी में अंदरूनी कलह और मुद्दों का गलत चयन, ये प्रमुख वजह है यूपी, पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार की। ये खोज की है हार पर बनी पार्टी की समीक्षा कमेटी ने, जिसमें ए के एंटनी, सुशील कुमार शिंदे और शीला दीक्षित शामिल थी। कमेटी ने रिपोर्ट वैसे ही तैयार की है कि जैसा कांग्रेस और राजनीति जानकार कर रहे थे। एंटनी ने रिपोर्ट में यूपी में हार की वजह चुन चुन कर बताई है, लेकिन साथ ही कमेटी कांग्रेस महासचिव को क्लीन चिट देने से भी नहीं चुकी। कमेटी ने माना है कि उम्मीदवारों के चयन में पार्टी से गलती हुई है, लेकिन वो राहुल को क्लीन चिट देते वक्त शायद ये भूल गई कि यूपी में एक टिकट राहुल की सहमति के बाद ही दिया गया। कमेटी ने हार की वजहों में नेताओं के बड़बोलेपन और गैर जिम्मेदाराना बयानों को भी जिम्मेदार ठहराया है। फिर राहुल को क्लीन चिट कैसे दी? राहुल ने खुद एक से बढ़कर एक बयान दिए। जोश जोश में युवराज दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र का मजाक उड़ाने से भी नहीं चुके। ऐसा लगता है कि कमेटी ने यूपी में हार की वजहों को टटोलने से ज्यादा इस पर काम किया है कि ये साबित किया जा सके कि यूपी में राहुल गांधी की वजह से हार नहीं हुई है। कमेटी ने यूपी के अलावा पंजाब और गोवा में भी हार की समीक्षा की। हार की वजह पार्टी में अंदरूनी कलह के साथ इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी अकाली दल की ताकत को आंकने में भी गलती कर गई। जबकि गोवा में कमेटी ने साफ तौर से माना है कि वहां पर हार की सबसे बड़ी वजह माइनिंग घोटाला और भाई भतीजावाद को तरजीह देना रहा है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी राज्य में किसी खास नेता को हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया है और न ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। एक एंटनी को रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपनी है, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट विवादों में आ गई है और ये विवाद खुद कांग्रेस के कई सांसदों ने खड़ा किया है। यूपी से सांसदों का कहना है कि कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले उनकी राय तक नहीं जानी, बस जो सूबे से केंद्र में मंत्री हैं उन्हीं से पूछकर तैयार कर ली गई है। अब समीक्षा रिपोर्ट की सिफारिश पर आखिरी फैसला सोनिया गांधी को करना है और संकेत पहले से मिल ही रहे हैं कि आला कमान जल्द ही सरकार से लेकर संगठन तक बड़ा फेरबदल कर सकती है। अब इस रिपोर्ट का असर फेरबदल में होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव कांग्रेस क्यों हारी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप क्यों जीते, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। हम तो इसलिए जीते कि लोग त्रस्त थे, लोग परेशान हो चुके थे। मायावती की सरकार से वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से परेशान थे। इधर मरकज़ में कांग्रेस की नीतियाँ और करप्शन इतना ज़्यादा था कि उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और हमको देख चुके थे कि हमने डिलीवरी की है। इससे पहले हमने लोगों को, वहाँ लोगों का विश्वास जीता हुआ है, सरकार चला चुके हैं 4 बार, हमारी कार्यशैली से लोग वाकिफ़ थे। तो उन्होंने सोच कर हमको चुना है
कि जो सरकार भ्रष्ट है और जो सरकार लोगों को डिलीवर नहीं कर सकती, उससे निजात पाने के लिए हमारी समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बेहतर कोई विकल्प नहीं था। राहुल गांधी गए, लगातार उत्तर प्रदेश में लगे रहे, और जो रिपोर्ट आई है एंटनी कमेटी की, जो रिपोर्ट बन के आई है पुष्पेंद्र, अगर आप इसको देखें तो उसमें कहा कि तमाम उन चीज़ों को गया कि परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन नहीं, जो करप्शन के बारे में लोगों में एक धारणा बनी, वो महंगाई और तमाम मुद्दे उन्होंने गिराए हैं। तो आखिर सवाल ये है कि और टिकट बंटवारा भी, आप जानते हैं कि तमाम चीज़ों पे अगर उत्तर प्रदेश जिसको मिशन बनाया गया था 2012, उस मिशन के जो एक प्रमुख चेहरा भी थे, नेता भी थे, तमाम चीज़ राहुल गांधी थे। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट में राहुल गांधी को अलग रख के रिपोर्ट बनाई गई। दिलीप, अब तक कांग्रेस में जितने भी चुनाव हुए हैं और उसकी हार के लिए जितनी भी रिपोर्टें बनी हैं, ये सिवाय पब्लिक को और अपने हार को मुंह छुपाने के लिए कोई नया काम नहीं किया है। एंटोनी साहब ने सिर्फ इस रिपोर्ट में 2 ईमानदारी की बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि महंगाई एक मुद्दा था जो पूरा देश मानता है और हर राजनीतिक लोग भी मानते हैं कि साहब एक महंगाई का मुद्दा था। जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है वो अभी भी ये नहीं कह सकते, और शायद वो एक इस समय वजीर भी हैं और कांग्रेस के इस वक्त बड़ा ईमानदार नेता की वजह से राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने एक बड़ा इसमें सफाई से झूठ बोला है कि ये जो भ्रष्टाचार का परसेप्शन है, यानी लोगों में इस तरीके की बात है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है लेकिन है नहीं। मैं यही कह रहा हूं, ये 4-5 बातें जो गिनाई हैं उन्होंने, वो ये कहना चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार नहीं है, ये फैलाया गया है, एक विरोधियों की इमेज है, कोई साजिश है। तो इसमें सिर्फ एक ये झूठ बोला। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एंटोनी साहब की कमेटी की रिपोर्ट में जो लोग थे उसमें शिंदे साहब के बारे में सबको पता है, और शीला दीक्षित इस समय कितने भ्रष्टाचारों से लड़ रही हैं और फंसी हुई हैं उनका भी पता है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जो पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपने संगठन को खड़ा कर रहे थे, और ये कहा कि एक कमजोर संगठन, तो 3 साल तक राहुल गांधी संगठन को नहीं खड़ा कर पाए। एक नंबर 2 कि जब चुनाव का मौका आया तो कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत पड़ी कि अपने संगठन के लोगों को टिकट न दे करके 280 लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दिया। फिर मुझे यह समझ में नहीं आया कि बेनी प्रसाद वर्मा को जब आप केंद्र में मंत्री बना के लाए थे तो इसीलिए लाए थे कि आप वो कार्ड खेलेंगे, आप यूपी में कार्ड खेलेंगे उनका। तो बेनी प्रसाद वर्मा, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और श्री प्रकाश जायसवाल, ये चारों ही लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्र की तरफ से चेहरे थे। इनके अलग अलग बयानों को देखें तो राहुल गांधी ने तो चाहे आस्तीन चढ़ा करके 2-3 बार घोषणा पत्र फाड़ा हो समाजवादी पार्टी का जी, लेकिन सलमान खुर्शीद ने पहले दिन जो विवादास्पद बयान दिया, फिर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने तनातनी की, उससे मैसेज किया गया। उसके बाद श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि हम नहीं जीते तो राष्ट्रपति शासन, फिर उन्होंने क्या कहा। दिग्विजय सिंह को जैसे ही आप आजमगढ़ गए तो उन्हें बटला हाउस याद आया। फिर केंद्र के मंत्री को यह कहना पड़ा कि नहीं, केंद्र सरकार तो सही मानती है, ये हमारा एक मंत्री है लेकिन ये कह रहा है हम मान रहे हैं, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। तो चारों ये जो मंत्री लाए गए थे और जो उत्तर प्रदेश के थे, दिग्विजय सिर्फ बाहर के हैं, तो क्या एंटोनी कमेटी ने इन सब के बाद यह कहा है कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या क्या इन पे कोई कार्रवाई होगी? और ये एक ऐसे वक्त में रिपोर्ट आई है कि कुछ दिन पहले मीडिया में रिपोर्ट आ चुकी है और आप जानते भी हैं कि केंद्र के अंदर एक फेरबदल, केंद्र के कुछ मंत्रियों को हटाना, उनको रखना, संगठन में कुछ चेहरों को हटाना। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी ये दिखा दिया जाएगा कि हमने हार के कारणों को ठीक कर दिया है, नटबोल्ट फिट कर दिया, हम 2014 के लिए फिर तैयार है। तो राहुल गांधी इस पूरी रिपोर्ट से बाहर हैं, गांधी परिवार पूरा इस रिपोर्ट से बाहर है। मेनका गांधी किस हैसियत में गई थी, राहुल गांधी किस हैसियत में 220 रैलियां कर रही थी, सोनिया, तो वो सब जिम्मेदार नहीं है। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा था वो श्री प्रकाश जायसवाल, दिग्विजय सिंह और जो है वो ये सब लोग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने हार का कारण की जिम्मेदारी मीडिया के सामने आके क्यों ली? ये प्योर एक तरीके से चलते चलते मामलात में कहीं पर्दा डाल के इस फेरबदल में दिखा के कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ था उसे हमने ठीक कर लिया। ये कांग्रेस की पुरानी नीति है, कोई नई बात नहीं है जी। सबसे पहले कांग्रेस के नेता का क्या बयान है, आपको वो दिखाते हैं। Our party has made us, and everything we have, we owe to the party, and we should always be willing to give it to the party. But that's part of the Congress culture. जब रिपोर्ट बनी नहीं है तो मैं क्या कहूँगा। एंटनी कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि एंटनी कमेटी उत्तर प्रदेश के चुनाव के या उन चुनाव के परिणामों की समीक्षा करे और उसकी रिपोर्ट दे। तो मैं समझता हूँ एंटनी कमेटी अपनी उस प्रोसेस को कर रही है और एंटनी कमेटी की रिपोर्ट अभी कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अभी वो रिपोर्ट अगर देंगे भी तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस प्रेसिडेंट को देंगे
और उस रिपोर्ट पे स्वाभाविक है कि फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो उनकी रिकमेंडेशंस होगी उसको लागू करेगी, क्योंकि हम जो पिछले दिनों हमारी चुनाव में जो कारण रहे हैं उन कारणों पे भी हम समीक्षा करेंगे कि उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। और बीजेपी ने क्या कहा? जो रिपोर्ट पहले आई थी, खुद ही जो कांग्रेस के इंचार्ज थे राहुल गांधी जी, उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि हार के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए उनकी पार्टी में उनसे बड़ी हैसियत का तो कोई नेता है नहीं। इसलिए हम राहुल जी की बात से सहमत हैं, किसी और बात से हम क्या सहमति असहमति जताएं। भाजपा ने कहा जब राहुल जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया तो अब इस रिपोर्ट की आखिर जरूरत क्या है? तस्लीम रहमानी साहब। नहीं, ठीक कह रहे हैं। असल में पार्टी का चेहरा तो राहुल गांधी जी थे वहां पर, और राहुल गांधी जी का बड़प्पन है कि उन्होंने फौरी तौर पर यह मान लिया कि पार्टी के, चूंकि वो उसके लीडर थे, वहां पार्टी के लीडर थे और पार्टी हार गई, तो राहुल गांधी ने यह मान लिया कि ठीक है, वो चूंकि मैं लीडर था तो हार का ठीकरा मेरे सिर फूटना चाहिए। ये राजनीति के एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी का प्रदर्शन उन्होंने किया ये कह के। लेकिन उसके बाद कमेटी बनाना और फिर कमेटी की रिपोर्ट आना, ये सब समझ में आने वाली चीजें नहीं है। बहरहाल कांग्रेसियों का अपना अंदरूनी मामला है, वो कैसे उससे निपटेंगे, क्या करेंगे। साफ बात यह है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया और पार्टी इलेक्शन हार गई। जी पुष्पेंद्र, एक अहम सवाल आता है राहुल गांधी को लेके कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत की, 3 साल तक, 2 साल तक। सबसे ज्यादा अगर किसी एक नेता जमीन पे उतर के लोगों के बीच में गए कांग्रेस पार्टी का, न कि कांग्रेस पार्टी का बल्कि गांधी परिवार का, मुझे लगता है कि ये अब तक का रिकॉर्ड होगा कि एक विधानसभा चुनाव में एक राज्य में 200 से ज्यादा रैलियां की गई हो। तो उसके बावजूद अगर इस तरह का रिस्पॉन्स मिला तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही गंभीर मसले होंगे, गंभीर कारण होंगे। देखिए, आपको लगता है कि ये गंभीर कारण उसमें आए हैं? नहीं, रिपोर्ट में कोई गंभीर बात नहीं की गई है। रिपोर्ट में कोशिश की गई है कि राहुल गांधी का कद बड़ा हो, तो राहुल गांधी ने फौरन चुनाव जीतने के 48 घंटे बाद जब उनके सलाहकारों ने ये दिया कि आप मीडिया के सामने जाके कहें कि मेरी जिम्मेदारी है, तो उनका बड़प्पन दिखाया गया। और जब पार्टी ने इस बात पे समीक्षा और विवेचना हुई और तमाम बड़ा मंथन चला, तो राहुल गांधी उस पूरे दौर से बाहर हैं। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने तो मेहनत की, लेकिन अगर रैलियां करना और 220 रैलियां करना और हवाई जहाज से रैलियां करना और चैलेंजिंग भाषा बोलना, कभी समाजवादी पार्टी के लोगों को गाली देना, कभी मायावती को गाली देना, कभी बीजेपी को गाली देना, उनके समर्थन में सरकार भी चलाना। इस देश में आप दिलीप ध्यान रहे कि जब भी आप किसी को गाली देते हैं तो उससे वोट बैंक नहीं बढ़ता है, उससे ताली वाली तो बच जाती है, लोगों की भीड़ भाड़ आ जाती है। कुछ लोग अभी भी इस देश में ऐसे इलाके हैं जहां लोग हेलीकॉप्टर को देखने आते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी को भी देखने आते हैं, वही वो उनका बेटा है। और इस तरीके से राजीव गांधी को भी लोग देखने आते थे कि ये मरहूम इंदिरा गांधी का बेटा है, कैसा है, हम भी देख ले पास है। वो जनता अभी भी है। दूसरी बात यह है कि जो मेरे साथी ने जो जवाब दिया, मैं उसको, जो समाजवादी पार्टी कैसे जीती, इसमें मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि कांग्रेस के जो और देश के जिनको युवराज बनाया गया था वो हवा में थे, और जो समाजवादी पार्टी का युवराज था, जिसे मैं युवराज नहीं कहता, वो सड़क पे था। और सड़क पे आम आदमी से बात हो सकती है, हवाई जहाज में नहीं हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट लीपापोती और ये कहना, क्या कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की थी, आपको नफ्स का पता नहीं था, आपने सिर्फ हमने वादे करे कि जैसी चुनाव की घोषणा हुई उसके 36 घंटे पहले आपने कहा कि हम 4.5% मुसलमानों को देंगे। उन्होंने सोचा एक दिन के लिए इलेक्शन के अनाउंसमेंट रोका, एक दिन के लिए रोका, और उसमें इतनी हड़बड़ी हुई कि इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनका नाम भी एसवाई कुरैशी है, और वो ये पूछ गए, क्या कहते हैं कि इस इलेक्शन अनाउंस के अंदर 12 वफात भी पड़ती है और उसकी छुट्टी भी होती है और मुसलमानों के लिए बड़ा पाक दिन होता है, वो फिर बाद में उसको हटाया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक के बाद एक आपने ये सब काम किए, और उसके बाद आप समझ रहे हैं, क्या कहते हैं कि इस देश का मुसलमान 20 साल पुराना मुसलमान है, जिसको लगता है, क्या कहते हैं कि 4.5% मिलेगा। आज मुसलमान, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, कहीं भी हो, वो ये चाहता है कि उसकी पोजीशन माली तौर पे कैसे बेहतर हुई। वो इमोशनल इशू की बात नहीं करता। आज कितनी रैलियां इस देश में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए हो रही है? नहीं हो रही, हो गया मामला, एक हो गया, खत्म हो गया। बार बार उसको कमरलाइज मत करके। हम लोग तो सत्ता में साझेदारी चाहते हैं, सीधे सिंपल। अगर हमको साझेदारी मिलती है, बाकी चीजें हम अपना, चाहे वो जहां मिले, कहीं मिले, नहीं, चाहे जहां की बात नहीं है। बहरहाल यहाँ कुछ मुद्दे और कुछ उसूल भी जहनों में है, उनसे हम अलग नहीं हुए। चाहे जहां का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर इस देश पे फासिस्ट फोर्सेस अगर आना चाहती है
पार में और फाशिज्म के नाम पर गरीबों को और दलितों को और पिछड़े हुए लोगों को और माइनॉरिटीज की जड़ें काट देना चाहती है। तो एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मुसलमान भूखे मर जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मैं इसी में एक लाइन, मैं आपकी बात, मैं पूरी बात समझ रहा हूं आपकी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं आपसे। मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं तो अभी तक ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्या कहते हैं कि मैं एज ए सियासी लीडर नहीं कह रहा आपसे, मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर, मैंने कभी ये नहीं कह रहा, क्या कहते हैं कि मुसलमानों को किसी फासी पार्टी के साथ चले जाना चाहिए सत्ता में भागीदारी के लिए, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यह है कि इस मुल्क के 66 साल के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा कांग्रेस से जुड़ा रहा, एक लंबे वक्त तक जुड़ा रहा। मैं रीजनलिज्म की बात नहीं कर रहा, नेशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, उसमें जुड़ा रहा। और उसके बाद पूरे मुल्क में सेकुलरिज्म के नाम पे मलयाना भी होता है। देखिए मैं ये कहना चाहता, नहीं मेरी बात समझिए, मैंने कम्युनल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वही कहा जानबूझ के कम्युनल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कम्युनल कांग्रेस भी है, अब मैंने वही कहा, कांग्रेस भी है, लेकिन फाशिज्म एंड कम्युनलिज्म दोनों में बड़ा दोनों में अंतर है। इस चुनाव में, इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में वापस आते हैं और कांग्रेस की जो रिपोर्ट, एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसमें सुशील कुमार शिंदे, शीला दीक्षित भी शामिल थे, 3 मेंबर कमेटी, उन्होंने जो कहा है, और उन्होंने कहा है कि 2-3 बातें, विवादास्पद बयान और महंगाई भी भारी पड़ी है उनको। तो कब कर देना ये बात, तो महंगाई, करप्शन, विवादास्पद बयान, इसके अलावा जो असल चीज है, जो रियल मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे, बिल्कुल नीचे के लोगों के मुद्दे, उन पर कोई बात नहीं की, चीट करने की कोशिश की। अपने मुद्दों के जरिए, अपने मैनिफेस्टो के जरिए लोगों को चीट करने की कोशिश की गई। मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे जो मैनिफेस्टो बना रहे थे और कौन थे जो स्ट्रेटेजी बना रहे थे। विजन भी बना, विजन डॉक्यूमेंट, दोनों चीजें आई और दोनों में जनता को चीट किया गया और लोगों को समझा गया कि बेवकूफ हैं, भीड़ है बेवकूफ लोगों की, इनको जैसे चाहे हम हका लेंगे। जनता ने बता दिया कि हम बेवकूफ नहीं है, हम बहुत समझदार हैं, मुद्दों से सरोकार रखते हैं। उन्होंने कहा कास्ट और कम्युनल कार्ड भी खेले गए समाजवादी पार्टी के जीत, लेकिन नहीं दिलीप, इसमें ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, सबसे हम लोगों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहसीत जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, ये पहला इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कम्युनल कार्ड खेला और इस इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की कोशिश की, सिर्फ इस बेनिफिट के चलते कि उनको मालूम था कि जो पहला सेगमेंट चला नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा ये सब आरोप बीजेपी पे लगते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छी और बुरी है, लेकिन ये जो पहला फेज था जहां सलमान खुर्शीद ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कहा कि साहब 4.5%, और उनको ये अंदाजा नहीं था कि पहला फेज जो है 7वां फेज हो जाएगा, और 7वें फेज के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों का इलाका था, चाहे वो रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, जहां मुसलमानों की एक अच्छी परसेंटेज है। तो ये जो कम्युनल कार्ड खेला इन्होंने, और इस तरीके तो इलेक्शन अनाउंस होने के एक दिन पहले ही खेल दिया, मैंने वही कहा, और उससे भी पहले बीजेपी ने क्या कम खेला ना। देखिए उमा भारती को वहां पर ला के एक जो फायर ब्रांड हिंदुत्व की सो कॉल लीडर कहलाई जाती है, उनको उन्होंने उससे भी पहले, तो दोनों ने कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश की, इससे दोनों बरी नहीं हो सकते। मैं बरी नहीं कास्ट कार्ड के बारे में कास्ट तो इस इलेक्शन में पर्टिकुलरली इररेलेवेंट हो गई, बिल्कुल, इसलिए कि पंडितों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन जो वोट प्रतिशत ने भी दिया, जो वोट प्रतिशत है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के रिपोर्ट में अगर इसको देखें, जो समाजवादी पार्टी को वोट प्रतिशत मिले हैं और जो बीएसपी को मिले हैं, वो कहीं ना कहीं ये है कि कास्ट फैक्टर आउट नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे इसलिए नहीं आउट कर सकते कि मायावती इन तमाम भ्रष्टाचारों के आरोप और सत्ता में रहना, और मैं समझता हूं कि जिस वक्त चुनाव चल रहा था उनके कोई आधे से ज्यादा मंत्री जो थे वो बाहर करने, आप ये देखें कि जो उनका एन ब्लॉक 80-85 के आसपास की सीटें थी वो वही रही, और आप मुलायम सिंह की पार्टी को देखें कि मुलायम सिंह सत्ता से बाहर रहे, तो जो उनके 90 के आसपास जो थे वो वही रहे। तो वो जो फैक्टर, जो सारे फैक्टर्स मायावती के साथ जुड़े थे, चाहे वो ब्राह्मण के फेस पे जुड़ा हो, चाहे वो मुसलमान के फेस पे जुड़ा हो, वो सारे फैक्टर उठ के वहां आ गए, तो जो उनका असली वोट था वो वही रहा। 80 जो वोट 85 सीटें हैं, 80-82 जितनी भी है, वो उनकी अपनी इंटैक्ट है। मुलायम सिंह की भी इतने बुरे वक्त के अंदर 90 सीटें अपनी इंटैक्ट रही। तो जो कास्ट का मेजर सेक्शन था, इधर यादव या उधर रोल टू प्ले, ये तो सवाल ही नहीं होता। विदाउट कास्ट तो यूपी की पॉलिटिक्स ही नहीं है। नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश से भी, हिंदुस्तान से भी, खास तौर से पूरे हिंदुस्तान से भी वो कास्ट को ऑब्सोल्यूट नहीं। और राहुल ये कह रहे हैं कि जो बाकी पार्टियां थी वो तो कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ बयान ऐसे हुए जिससे कि उनको नुकसान हुआ। फिलहाल एक महत्वपूर्ण सवाल मात्र आपसे कि 2014 के चुनाव है, इस रिपोर्ट के आगे अगर जाके देखें तो कहां जाती है कांग्रेस पार्टी?
नहीं, आज की तारीख में तो कांग्रेस पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में खड़ी थी जून अपना ये अप्रैल के महीने में, ये सॉरी इलेक्शन के मार्च के महीने में, अभी तो वहीं खड़ी है। अगर ये अपनी पॉलिसीज में प्रो पीपल जेन्युइन चेंजेस नहीं लाते हैं, करप्शन कम नहीं होता है, करप्शन के जो दागी हैं उनको सामने ला के सही मानों में सजा नहीं दी जाती, महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जाता, ये कम्युनल मुद्दों को ये छोड़ते नहीं है, और ड्रास्टिक चेंज अगर कांग्रेस नहीं लाती तो कांग्रेस का तो कोई भला इस देश में होता हुआ आज की तारीख में तो दिख नहीं रहा, और हम खड़े हैं। आपको आपने मुझे लगता है कि जहां तक अंसारी भाई कह रहे हैं वो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस जहां खड़ी हुई है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या मायावती, ये जहां आज खड़ी हुई हैं, और अगर ये बढ़ती हैं आगे तो इसमें इनमें से किसी का कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। ये सिर्फ अगर होगा किसी वजह से, तो जो प्रचंड बहुमत मिला है समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ कर दिखाने का, अगर ये डिलीवर करने में फेल होते हैं उसका नेगेटिव वोट इन्हें मिलेगा। ये आज भी मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कर उत्तर प्रदेश में कर दिया था कि साहब उनको सब वोट, ऑल्टरनेट नहीं था उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने, न वहां बीजेपी नजर आती थी न कांग्रेस नजर आती, तो समाजवादी पार्टी मजबूत थी, उन्हें नजर आता था ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी पे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 225 एमएलए के बाद अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो ये 2 साल काफी समय होगा। 2014 इसीलिए थे हम, अल्टरनेट इसीलिए थे कि हम कम्युनल कार्ड नहीं खेल रहे थे और हम जनता के मुद्दों के नीचे खड़े होकर, तो दोस्त 2014 में आपको देखा जाएगा, हम डिलीवर कर रहे हैं। ये काफी समय तो पहली कैबिनेट मीटिंग के जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिए उसमें डिलीवरी की है। रोजाना कल ही उन्होंने कहा कि वो आंगनवाड़ी की जो महिलाएं काम करती हैं सब्सटेंसिव डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, बिल्कुल दिखाने वाला नहीं, दिखाने वाला नहीं है। 1500 रुपए का वेतन बढ़ाया पर महीना पर मंथ, तो वो आरक्षण की जो बात की थी, आरक्षण की बात, मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात की थी, वो कहां 2014 की बात की जाएगी, वो प्रोसेस में, मुसलमानों आरक्षण की बात प्रोसेस में है। कब्रिस्तान के 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन किए जा चुके हैं, मॉडस ऑपरेंडी उसका बन रहा है। अभी कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां छोटा का बात नहीं है, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत सारी बात हो जाएगी। बाउंड्रियों के ऊपर मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, सबसे बड़ा इशू टेररिज्म का है। हमारे बेकसूर बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं, 102 लड़के बंद हैं, उनकी 2 लड़कों की सबकी फाइलें मंगवा ली हैं उनकी, और उस पर काम शुरू हो गया। उसमें अंसारी भाई जो बात कह रहे हैं, कब्रिस्तानों के लिए कोई 200 करोड़ रुपया दिया गया है कि की बाउंड्री वॉल बने, उसमें हमारे एक दोस्त हैं, उनका सिंपलता से कहना है कि इसकी बाउंड्री वॉल बनवाने की जरूरत क्या है कि जो बाउंड्री के इधर हैं वो उधर जाना नहीं चाहते और वो उधर से इधर आ नहीं सकते, लिहाजा इस पे इतना पैसा क्यों किया जाए। ये हम लोग जानते हैं कि ये मुद्दा कि मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि कब्रिस्तानों की दीवारें बनवाना मुद्दा हो गया। मैं समझता हूं ये बड़ा दिखावा है। बाउंड्री बनाना मकसद, राहुल गांधी फिर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वो सेव करना भी। राहुल गांधी का दौरा शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में, अच्छा है, जाना चाहिए, राजनीति डेमोक्रेसी है, सबका हक है, काम करें, वो भी जा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा तो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी की तरफ से उस वक्त आया जब वो महाराष्ट्र अभी हाल में गए और वहां की उन्होंने समीक्षा की और ये कहा कि हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा उत्तर प्रदेश में अभी हमने बड़ी मेहनत की थी। तो मुझे ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में जो मेहनत थी वो क्या महाराष्ट्र में करने चाहिए। इसलिए कह रहा हूं ही इज मोस्ट वेलकम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे और चर्चा करेंगे रामदेव बाबा के बयान पर।